नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन जी, जिनसे हम देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, अभी देश में कई सारे मुद्दे छुड़े हैं, खास करके जो भी लेह में जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना, क्या क्यों हुआ ये आंदोलन, क्या ये और बड़ा रूप ले सकता है देश में? देखिए, जो अभी तक जैन जी का मुद्दा है, तो नेपाल ने एक युवाओं को राय दिखाई है और यह जो मामला है पिछले कई वर्षों से सुलग रहा था। यूथ जो है उन्हें नौकरी मिल नहीं रही है और बेरोज़गार हैं, परेशान हैं। बार बार परीक्षाएं जो होती हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं। और पिछले 8-10 वर्षों से गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो साल दर साल भर्ती परीक्षा करती थी, वो लगभग बंद सी हो गई हैं। तो जिसके कारण युवकों को न तो नौकरी मिल रही है और ना कोई उनकी सुनवाई होती है। अब जहाँ जहाँ इनके प्रदर्शन हुए, धरना हुए, कोई अपना ये विरोध करने जाते हैं तो निर्णय तो सरकार द्वारा कोई लिए नहीं जाते हैं, उल्टे पुलिस इनके ऊपर डंडे बरसाती है। तो वो जो अभी डर और भय, जैसे सेना में एक नया नियम बना दिया गया है कि किसी के ऊपर यदि FIR होगी तो फिर उसे सेना में भर्ती नहीं की जाएगी। तो प्रदर्शन करने से जो पहले जो सेना की भर्ती बंद थी और लोग सड़कों पे आ रहे थे, उन्होंने प्रदर्शन ही करना बंद कर दिया। तो ये गुस्सा यूथ के दिमाग में भर गया और धीरे धीरे भरा हुआ था। नेपाल की जैसी घटना हुई उसके बाद यूथ को लगा कि हाँ भाई, ये मतलब इस तरीके से हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और वो घटना जो है अब भारत में जगह जगह शुरू हो गई है। इसमें एक कारण और भी हुआ कि जो वोट चोरी का आरोप लगाया, तो अब सरकार तो पिछले 11 वर्षों से भाजपा की है और सरकार हमसे हमेशा ये कहती है कि चूंकि हमें जनता चुन रही है इसलिए हम जो कर रहे हैं सो सही है। अब वोट चोरी का जो मुद्दा है वो भी यूथ के दिमाग में बहुत तेज़ी के साथ घर कर गया है कि वोट चोरी करके ये अपनी सरकार बना लेते हैं और ये किसी की नहीं सुन रहे हैं और जो मन में आता वो करते हैं। तो लोगों को पहली बार 10-11 साल में वर्तमान केंद्र सरकार और विशेष रूप से मोदी जी के ऊपर एक अविश्वास देखने को मिल रहा है और वोट चोरी का मुद्दा भी अंदर तक चला गया। और ये जो भय था, अब वो यूथ इस स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है कि इतने साल निकल गए, वो उम्र उसकी निकल गई, आगे उसे कोई सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, सरकार पद नहीं निकाल रही है, हर जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित करती है उसके बाद वो विवादों में फंस जाती है, पर्चे लीक हो जाते हैं और वो भर्ती रुक जाती है। तो जो सरकार पिछले कई सालों से सरकारी भर्ती को एक तरीके से रोक लगा रखी है, तो उस रोक के कारण अब यूथ का गुस्सा फट पड़ा है। तो ये फटा हुआ गुस्सा जो है वो अब सड़कों पर निकलने की स्थिति आ गई है। लेकिन सरकार ने तो एक बयान देके पल्ला झाड़ लिया, केंद्र सरकार ने, कि सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट के कारण इतना सब कुछ हुआ। नहीं, ऐसा है। जहाँ बात करें हम लेह की, तो लेह पहले भी जम्मू कश्मीर से अलग होने की बात कर रहा था। लेह भारत का सबसे शांत एरिया है जहाँ कभी भी कोई दंगा फसाद नहीं होते हैं। अब वहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता वांगचुक साहब हैं और जो धारा 370 खत्म होने के बाद लेह का दर्जा ख़त्म किया गया, वो राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, वो अनुसूची 6 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुराने आदिवासी हैं जो उस पूरे क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे एरिया को विशिष्ट एरिया घोषित किया जाए और स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। उसको लेके वांगचुक वहाँ से यात्रा करते हुए लेह से दिल्ली तक आए थे, पैदल आए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। वो महीनों अनशन में रहे और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लेह को लेकर अभी जो आश्वासन दिए थे उसमें से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया। उल्टे अब वहाँ पर ये हो रहा है कि जिस तरीके से लेह और जम्मू कश्मीर में जाके औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, लेह के बारे में ये कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा क्षेत्र लेह को बनाने जा रहे हैं।
तो वहाँ पर जो भी सोलर प्लांट लगेंगे, ये लगेंगे, तो वो उन लोगों की वहाँ ज़मीन ली जाएगी और बड़े बड़े लोग जाएंगे। लेकिन सोलर प्लांट कौन लगा रहा है वहाँ पे, क्या कुछ? अभी तो ये बात करते हैं सरकार, जो है सरकार अपने स्तर पे बात शुरू करती है, लेकिन बाद में जो भी काम सरकार कर रही है वो सब किसी न किसी उद्योगपति को सौंप देती है। मान लीजिए एनटीपीसी को काम करना था, तो एनटीपीसी के नाम से वो जाएगी, जगह का अधिग्रहण करेगी और प्रोजेक्ट लगाने की शुरुआत करेगी और उसको बाद में किसी प्राइवेट सेक्टर को सौंप देगी। तो वांगचुक का कहना यह है कि ये लेह लद्दाख का पूरा जो पर्यावरण है, ये भारत का सबसे अच्छा क्षेत्र जो है पॉल्यूशन के मामले में, या वहाँ पर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा आती है। मतलब सूर्य सबसे ज़्यादा दिन यदि भारत में कहीं पूरी रोशनी के साथ होता है तो वो लेह में होता है। तो इसको लेकर जो औद्योगिकीकरण लेह में शुरू किया गया है, लेह और लद्दाख में, और यहाँ पे भी लेह लद्दाख को बांटने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बौद्ध आबादी भी है और मुस्लिम आबादी भी है। तो ये जो धार्मिक एक उन्माद फैला के या दोनों के बीच में एक विभेद पैदा करा के जो अशांति वहाँ फैलाई जा रही है, ये अशांति अब लेह में देखने को मिली है। और इसमें 15 दिन से वहाँ वांगचुक के नेतृत्व में वहाँ के युवा अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और 15 दिन से भूखे हैं और उनकी हालत अब ख़राब होने की स्थिति में आ गई थी। तो अब वहाँ पर यूथ को ये लगा कि सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है और इतने साल हो गए, 2 साल 3 साल हो गए, सरकार हर बार आश्वासन पे आश्वासन देती है। तो ये यूथ का गुस्सा है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना निशाना बनाया भाजपा कार्यालय को। तो ये जो लेह सरी की जगह में जो नए नए निर्माण हो रहे हैं और जिस तरीके से सरकारी योजनाओं को लेके वहाँ पे विकास की नई अवधारणा की बात करी जा रही है, तो इसमें आग का घी का काम किया है। जो हिमालय के जैसे आप देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इन सब जगह पे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। और प्राकृतिक आपदाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि आपने उन क्षेत्रों का जो दोहन है उसको विकास के नाम पर जिस तरीके से उसे अंदर से खोखला कर दिया है। तो वो लेह और लद्दाख के लोग अपने पर्यावरण को लेके बड़े सजग हैं और वांगचुक को तो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और वहाँ के लोग अपनी जो रहन सहन है, जो अपनी उनकी संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए वो बार बार इस तरीके का कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया तो उसकी परिणति इस रूप में हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन क्या सिमट जाएगा या फिर और रूप लेके वापस से आएगा अपनी मांगे मनवाने के लिए? नहीं, अब ये मैं तो ये कहूँगा कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी शायद वही गलती कर रही है जो 1975 में इंदिरा गांधी ने गलती की थी। 1975 में पूरे देश भर में छात्र आंदोलन बड़ी तेज़ी के साथ फैला था और इसी छात्र आंदोलन की अगुवाई फिर जयप्रकाश नारायण ने की थी, जो संपूर्ण क्रांति के रूप में जानी गई। तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर देखते देखते पूरे भारत में वो आंदोलन शुरू हो गए थे और ये कॉलेज कैंपस से और लड़कों की तरफ से शुरू हुए थे। अभी तक का जो इतिहास है कि जब भी कोई परिवर्तन आता है, कोई बड़ा परिवर्तन आता है किसी भी देश में, तो इसको यूथ लाते हैं। और सरकार जिस तरीके से पिछले 10-11 साल से युवा वर्ग की उपेक्षा कर रही है, पढ़ाई हो, लिखाई हो, बार बार पर्चे लीक होना, नौकरी नहीं देना, संविदा कर्मचारियों के रूप में आप ठेकेदारों के पास उनकी नौकरी दे रहे हो, 7,000, 8,000, 12,000 रुपया में MBA को काम करना पड़ रहा है, उसके पास कोई अवसर नहीं है। तो अब ये उसका गुस्सा जो है अब वो फट पड़ने की स्थिति में आ गया है। तो आप देखें कल देहरादून में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें लोगों ने नारे लगाए, वोट छोड़ गद्दी छोड़ो का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था। अब वही पर्चे लीक, नौकरी, सबको लेकर यूथ कल देहरादून में, जो दिल्ली से मात्र 200 किलोमीटर दूर है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी जिस तरीके से उग्र आंदोलन देखने को मिला है, वो इस बात को लिए कह रहा है कि अब जो यूथ दबा हुआ था, डरा हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अब उसे एक वॉइस मिल गई है।
और नेपाल ने उसे वाइस दे दी है कि नहीं, यदि यूथ चाहे तो वो सरकार भी बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। अच्छा, हमने कई सारे आंदोलन देखे, किसान आंदोलन देखे, युवाओं के आंदोलन देखे, लेकिन ये मोस्टली दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी कई सारी समस्याएं, व्यापम जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन यहाँ का युवा क्यों नहीं निकलता है? नहीं, देखिए, कभी पूरे देश भर में जितने भी आंदोलन हुए और जो भी स्थितियां बनी हुई थी, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो वो अच्छे दिन का वादा लेके आए थे। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल सस्ते करने की बात कही थी। तो उस समय आशा की किरण नरेंद्र मोदी साहब थे, भाजपा थी, और लोग कांग्रेस के शासन के 10 साल के शासनकाल से जो भी आरोप लगाए गए उन्हें यूथ ने सच मान लिया था। और उस बदलाव में भी सबसे ज़्यादा भूमिका थी यूथ की। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में यूथ ने खुलकर भाजपा का साथ दिया और पहली बार 30 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनी। इसके पहले कभी केंद्र में 30 साल तक स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं रही, सब गठबंधन की सरकार थी। इसका ये जो लोगों को विश्वास था कि अब ये नए आएंगे मोदी जी, और जो कहा है वो करेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी बात नहीं हुई। ना विदेश काला धन आया, ना लोगों को 15 लाख मिले, ना नौकरियां मिली, और उल्टा कम हो गई। पहले जो भर्तियां हर साल निकलती थी, बैंक में निकलती थी, रेलवे में निकलती थी, पोस्ट ऑफिस में, सब जगह निकलती थी, अब वो बंद होके इन्होंने संविदा नौकरी के माध्यम से, और सारी संस्थाएं जो हैं अब वो ठेके पे दे देते हैं ये ठेकेदारों को, और ठेकेदार अपने आदमी संविदा पे लगाते हैं। आईएएस की भी भर्ती उन्होंने बैकडोर से शुरू कर दी थी। हाँ, यूपीएससी में भी इन्होंने कुछ मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल तक भर्तियां सीधी करनी शुरू कर दी थी। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक थोड़ा सा परिवर्तन सुगबुगाहट में आया था, लेकिन लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, और वो बात मोहब्बत की करते थे, उसका रोज़गार से, यहाँ से वहाँ से कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन अब जो स्थितियाँ बन गई हैं कि यूथ को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षण संस्थानों में अच्छे से प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, वहाँ पर भी शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। जिन लोगों ने आज के 8-8, 10-10 साल पहले डिग्रियाँ ले ली हैं, उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, उन्हें संविदा में 12,000, 10,000, 12,000 में काम करना पड़ रहा है। वो उनका गुस्सा है। अब ये गुस्से को राय दिखाई है नेपाल ने। अच्छा, इसी जो जेएनजी वाला जो आंदोलन चल रहा था लेह में, उसी के साथ साथ एक नया विवाद शुरू है आई लव मोहम्मद को लेकर। यूपी में कुछ बैनर पोस्टर लगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई उत्तर प्रदेश में, और ये जो आई लव यू मोहब्बत वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है पूरे देश में चल रहा है वर्तमान में। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 80 और 20 इस फार्मूले पे चुनाव जीतने की कोशिश करती है। 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। तो ये बात कई बार कई मंचों से और कही जाती है कि हमारे पास 80% हिंदू हैं और हम जो जीत रहे हैं वो हिंदुओं के कारण जीत रहे हैं। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के प्रक्रिया करके हिंदुओं को ये आश्वस्त करने की कोशिश की जाती है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तब तक ही हिंदू सुरक्षित है। तो डर और भय 2014 के बाद से मुसलमानों का भय हिंदुओं को दिखाया जा रहा है, और ये 80% हिंदू भी भयाक्रांत हैं। और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरीके से भय फैलाया जाता है, तो अब हिंदुओं में भी ये बात आ रही है कि हमें ना तो रोजी रोटी मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना हमारे काम धंधे हो रहे हैं। और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि हर मोहल्ले में और हर ज़िले में एक गुंडों की नई फौज खड़ी हो गई है हिंदुत्व के नाम पर, जो पूरे के पूरे इस तरीके के विवाद पैदा करती है। अब जैसे आई लव यू मोहम्मद, अब वो एक निकाल रहे थे तो मुसलमान है वो अपने मोहम्मद को याद कर रहे हैं। अपन ये जगह जगह आई लव यू भोपाल, आई लव यू दिल्ली, ये सब अपन कहते ही थे। अभी इंदौर में शायद आई लव यू महाकाल लिखा गया उसके रूप में। अब उसके बदले में अब जैसे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया करना है हमें, तो हमें केवल विद्वेष बढ़ाना है।
तो यदि उन्हें आई लव मोहम्मद किया था तो उससे हिंदू संगठन नाराज हो गए और उन्हें समूह में आके किया, तो उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि अब आई लव महाकाल हिंदू संगठन अब उन मुसलमानों का विरोध करने के लिए, आई लव मोहम्मद का विरोध करने के लिए अब ये आई लव महाकाल, आई लव राम, आई लव शिवराम, ये सब कुछ लेके आएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि इस नफ़रत की होड़ में लोग अब परेशान हो गए हैं। किसी भी चीज़ को एक समय होता है। अब 10-11 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार भी हो गई, लेकिन लोगों की समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल 100 रुपये, 90 रुपये, 98 रुपये के आसपास मिल रहा है। चीज़ें सब महंगी हैं, लगातार लोग परेशान हैं, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं, लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा, आत्महत्या करना पड़ रही है। तो हिंदू और मुसलमान करके जो धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करके चुनाव जीतने की जो मुहिम थी, अब वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी खुद की समस्याएं इतनी हो गई हैं कि अब वो हिंदू मुस्लिम के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं समझ रही है, बड़े आश्चर्य का विषय है। आप देखें, राम मंदिर बना, इतना बड़ा आयोजन हुआ और उसके बाद लोकसभा में 240 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। अयोध्या भी हार गए थे, अयोध्या भी सीट हारनी पड़ी। कुछ ऐसी स्थिति बनारस में, मतलब जो लीड से प्रधानमंत्री को जीतना चाहिए था, मोदी जी को उतनी लीड से नहीं जीत के, पहले वो पीछे हो गए थे, बाद में जीत गए, यह अलग बात है, लेकिन बहुमत घटता चला जा रहा है। अभी आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी यही हो रहा है कि जहाँ नीतीश बाबू जा रहे हैं, सम्राट चौधरी जा रहे हैं, तो वहाँ लोग वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पर उनका विरोध कर रहे हैं। अभी एक गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक सभा को प्रिसाइड कर रहे थे, सब भाजपा के लोग थे। उन्होंने पूछा राहुल गांधी क्यों आए थे, तो उन्होंने कहा वोट चोरी को लेके आए थे। तो अब वो एकदम से, मतलब अब वोट चोरी का जो मामला है यूथ को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यदि इतने भारी विरोध होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो वो वोट चोरी को, जिसको ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब ये वोट चोरी का मामला जो है गांव-गांव तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में भी आज ही एक बड़े अखबार ने छापा है कि किस तरह से एक एक घर में कई सारे वोटर मिले, जब उनका खुलासा किया तो पता चला 4 वोटर थे। ये अब लोग विश्वास करने लगे उस पर। अब लोगों को लग रहा है कि हम वोट कहीं पे भी दें, लेकिन जीतना तो इन्हीं को है। तो अब ये सारा का सारा जो बवाल है वो यूथ के दिमाग में भर गया है कि हमारे दिमाग में कुछ है नहीं, बाकी सब लोग तो डरो भय में है, लेकिन यूथ को कोई कैरियर ही नहीं बन रहा है, उसको आगे भविष्य भी नहीं दिख रहा है। तो वो अब डू एंड डाई की स्थिति में आ गया। और मैं जहाँ तक 1975 मेरा देखा हुआ है, ये बंदरों की फौज है। तो लोग कहते हैं भगवान राम के हनुमान जो वानर के रूप में थे, और वानर सेना ने ही श्रीलंका में राम को जीत दिलाई थी। तो जहाँ जहाँ ये वानर जुड़ जाते हैं तो ये वानर जोश से भरपूर होते हैं और ये केवल जोश को ही जानते हैं। तो इनके पास लक्ष्य होता है कि हमें ये करना है, तो ये फिर बिना डर भय के और वो कर पाते हैं। समुद्र में उन्होंने अपना एक पूरा वो बना दिया पुल, राम नाम लिख के। तो अब राम नाम की जो आस्था थी उसने श्रीलंका पहुंचने का मार्ग बना दिया। तो ये जो यूथ जब जब आते हैं, जहाँ जहाँ पूरे देश और दुनिया की संस्कृति में है कि यदि यूथ उद्वेलित होगा और यूथ सामने आएगा तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का कारण बनेगा। 1975 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी और पूरी कांग्रेस को हारना पड़ा था। जो कांग्रेस इतनी मजबूत थी, फिर 1977 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ उनके प्रत्याशियों को 100 आदमी भी नहीं मिल रहे थे नामांकन भरने के लिए। तो ये जनता बहुत जल्दी सिर पे बैठाती है और बहुत जल्दी सिर पे उठाने वो भी कर देती है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर हमसे चर्चा की। अगली बार फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।